चलिए बच्चे, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बेसिक बात करते हुए बहुत हाई लेवल तक पहुंचते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको समझाया, ये देखिए एक्सोलीमा, ये वाली काले वाली एक्सोलीमा है ना। एक्सोलीमा के बाहर जो फ्लूइड है, दिस वन हियर, दिस वन, बाहर जो फ्लूइड है, दिस वन इज कॉल्ड एज ईसीएफ। फुल फॉर्म सुन लीजिए सभी लोग, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड है ईसीएफ, सेल के अंदर जो फ्लूइड है आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे कौन है, एक्सोप्लाज्म, राइट। फिर से सुनिएगा, आयनिक कंसंट्रेशन कैसे डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा कि ईसीएफ में, सुनेगा ध्यान से, मैंने कहा ईसीएफ में Na+ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और K+ कम है, ठीक है। मैंने कहा आईसीएफ में Na+ कम है और K+ यहाँ बहुत ज्यादा है, ऐसा मैंने आपको बोला। अरे ठीक है। फिर मैंने इसके अलावा आपको बताया कि इस ईसीएफ में क्लोराइड आयन की मात्रा थोड़ी बहुत है, तो मैं इसे ज्यादा दिखा दे रहा हूं। मैंने कहा इस आईसीएफ में कुछ और भी चीज है, जैसे फॉस्फेट, निगेटिवली चार्ज होता है, फॉस्फेट यहाँ पे है लेकिन वहां नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन यहाँ पे है और बाहर में नहीं है, इतना मैंने बताया, बस यही तो बताया हूं अभी तक। अब आप गौर करो। अच्छा एक बात बताना, मुझे आप ही लोग बताना, यहाँ Na+ ज्यादा, सब लोग सुनेगा ध्यान से, लास्ट में मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो आप सभी लोग चैट में बोलिएगा। क्या बात, लैग हो रहा है क्या? अगर लैग हो रहा है तो यस लिखिए, और नहीं हो रहा तो सब लोग एनपी लिखिए, जल्दी से जल्दी से। नो प्रॉब्लम, चलिए। हाँ, तो ये आप लोग सोचिएगा, चैट में आंसर दीजिएगा। मैंने कहा कि ईसीएफ में Na+ ज्यादा है, ओके, K+ कम है, Cl- थोड़ा सा है, ओके। तो बस समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब Na+ ज्यादा, K+ कम। चलो, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा ही दिख रहा है ना, Na+ बहुत ज्यादा, Na+ बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सुनेगा ध्यान से, अंदर अंदर कहानी क्या है, Na+ कम, K+ ज्यादा, Na+ कम, K+ ज्यादा, फॉस्फेट आयन की मात्रा है यहाँ पे, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, इतना कुछ हो गया। इसी को एनसीईआरटी बोल रहा है डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आपको सोच के बताना है, अगर ऐसा कुछ मेंटेन ही रहे, मतलब Na+ बाहर ज्यादा ही रहे, Na+ अंदर कम ही रहे, K+ अंदर ज्यादा ही रहे, K+ बाहर कम ही रहे, बाहर ही Cl- रहे, अंदर ही फॉस्फेट रहे, और अंदर ही निगेटिवली चार्ज प्रोटीन रहे, तो सर हाँ सर लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। एक बार सभी लोग बोलिए तो, जिनका जिनका लैग हो रहा है वाई लिखिए, जिनका लैग नहीं हो रहा है एनपी लिखिए, जिनका लैग हो रहा है वो वाई लिखिए, जिनका नहीं हो रहा है वो एनपी लिखिए। वाईफाई से ही तो कनेक्टेड है भाई। इरहान का हो रहा है और रिभा का हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है कभी कभी, इरहान का कहना है। रिभा आपका ज्यादा हो रहा है क्या? नो सर कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कभी कभी हो रहा है, तो अगर एडजस्टेबल है तो एडजस्ट कर लो, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आज का रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। कुछ कोई दिक्कत होगा तो शाम वाले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो, अगर दिक्कत होगा तो भाग जाना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो भाग जाना, थोड़ा बहुत है तो एडजस्ट कर लो, और ज्यादा दिक्कत होगा तो चले जाना, रिकॉर्डेड देख लेना, शाम वाले क्लास में डाउट पूछ लेना, ठीक है। हाँ चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने कहा कि बाहर Na+ बहुत ज्यादा, K+ कम, Cl- ज्यादा, और अंदर Na+ कम, देखो यहाँ पे Na+ कम, K+ ज्यादा, Na+ कम, K+ ज्यादा,
फॉस्फेट आयन की मात्रा है यहाँ पे अच्छी खासी, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है अच्छी खासी। ये अगर मेंटेन रहे एक्सोलिमा के अक्रॉस, अंदर बाहर, ये अगर मेंटेन रहे, तो आप ही लोग सोच के बताना, एक्सोलिमा की आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज या आउटर सरफेस निगेटिवली चार्ज। मतलब आपको ऐसे लिखना है, OS पॉजिटिव एंड IS निगेटिव, या तो ऐसा लिखेंगे आप या तो ऐसा लिखेंगे, OS निगेटिव और IS पॉजिटिव। आप ही लोग को बताना है इन दोनों में से क्या होगा। OS का मतलब आउटर सरफेस, IS का मतलब इनर सरफेस। तो आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगा और इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज होगा, ऐसा सीन रहेगा, या आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज, इनर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा सीन रहेगा। इन दोनों में कौन सा सीन रहेगा? अगर ये कहानी मतलब डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मेंटेन रहा तो सीन क्या होगा, ये बताना। सभी लोग चैट में बोलिए जल्दी से। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड दिस इज द सेकंड ऑप्शन। केवल 1 2 लिखिए, अरे 1 2 लिखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। 1 रहेगा कि 2 रहेगा? रिभा आंसर क्यों नहीं दे रही है? अंदर में के प्लस ज्यादा तो बाहर में Na प्लस में तो। अरे तो वहां चैट में लिखो ना, अगर समझ में आ रहा है आंसर तो चैट में लिखो, नहीं तो हम तो डिस्कस करेंगे अभी। सर आप ही डिस्कस करें। ठीक है, तो जिनको भी आंसर अगर कभी भी समझ में नहीं आया ना, तो वो सीधे लिख दीजिए नो आइडिया। मुझे समझ में तो आया कि कितनों को पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो मैं उस हिसाब से चलूंगा ना आगे। जब आंसर आ जाए तो आंसर दीजिए, नहीं समझ में आए तो लिख दीजिए नो आइडिया। 2 वे क्लासेस चल रहा है ना यहाँ पे। चलिए, मोस्टली लोगों को समझ में आ गया है। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया मैं समझा रहा हूँ। इसका सही जवाब है फर्स्ट। एक बात आप गौर कीजिए, ओवरऑल आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। अरे ओवरऑल ठीक है, यहाँ Na प्लस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ K प्लस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको डाटा के हिसाब से भी अगर बताना चाहूंगा ना, तो डाटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो Na प्लस का, सुनेगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, हालांकि ये सब आपके काम का नहीं है। Na प्लस का अगर मैं आपको डाटा के हिसाब से ECF और ICF में बताना चाहूंगा रेशियो, Na प्लस का ECF और ICF में रेशियो बताना चाहूंगा, तो रेशियो आता है, अगर यहाँ पे 100 Na प्लस आयन है तो यहाँ पे 10 Na प्लस आयन, तो रेशियो निकालो क्या हो गया? अरे रेशियो निकालो, 10:1 आया रेशियो किसका? Na प्लस का। होल्ड करना, अगर मैं आपको K प्लस का ही रेशियो बताऊं ECF और ICF के तुलना में, ECF और ICF के तुलना में, तो अगर ECF में K प्लस, कहाँ है ECF? बाहर। अगर ECF में K प्लस 25 है तो यहाँ पर K प्लस 50 है। रेशियो निकालो सभी लोग, अरे रेशियो निकालो, क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा ना। अब आप बताओ, अब आप बताओ, अब आप देखो ECF और ICF में पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है? जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव आयन, सॉरी, जहां पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा वहां चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा कंपैरेटिवली, और जहां पॉजिटिव आयन कम होगा वहां कंपैरेटिवली निगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप गौर करो, ECF में Na प्लस ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, ठीक है, K प्लस 1 गुना कम। अब आप बताओ ECF में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा या बहुत ज्यादा? ज्यादा या बहुत ज्यादा? तो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप Na प्लस को क्या बोलेंगे कि बहुत ज्यादा। जबकि आप यहाँ गौर कीजिए, ICF में आइए, ICF में ठीक है Na प्लस कम है, कितना? 10 गुना कम है। अरे 10 गुना कम है Na प्लस ECF के तुलना में, ठीक है। K प्लस ज्यादा है, कितना ज्यादा? 2 गुना तो ज्यादा है। अरे कितना ज्यादा?
2 ही गुना तो ज्यादा है। तो बताइए ओवरऑल ओवरऑल ईसीएफ के तुलना में कितना यहाँ पे, अच्छा छोड़ो आपको छोड़ो, पॉजिटिवली चार्ज आप ईसीएफ में निकाल लो, 10 और 1 11 गुना, और यहाँ 2 और 1 3 गुना, यानी कि ईसीएफ में यहाँ पे 3 लिख लो और यहाँ पे 11 लिख लो, यानी कि दोनों के बीच में 7 गुना आयन का डिफरेंस है पॉजिटिवली चार्ज का। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? 7 गुना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन का डिफरेंस है, पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन का 7 टाइम्स डिफरेंस है। कितनों को पल्ले पर आंख रखिए, कितनों को पल्ले परा सच में। हालांकि ये सब चीज आपके काम का नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक फैक्ट है कि Na+ यहाँ पे 100 गुना ज्यादा होता है ईसीएफ में आईसीएफ के तुलना में, और K+ यहाँ पे 2 ही गुना ज्यादा होता है। ठीक है, 2 ही गुना ज्यादा होता है। तो लीजिए यहाँ पे मैंने Na+ को बहुत सारा दिखा दिया। अब बोलिए Na+ और K+ की वजह से अभी तक वोटिंग, अभी तक Na+ और K+ की वजह से वोटिंग, आउटर सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज का वोटिंग जा रहा है और इनर सरफेस को निगेटिवली चार्ज का वोटिंग जा रहा है। कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए, कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए। Na+ K+ के डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन की तुलना में आउटर सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज का वोटिंग जा रहा है और इनर सरफेस को नेगेटिव चार्ज का वोटिंग जा रहा है। लेकिन अभी पासा पलट भी सकता है, नहीं भी पलट सकता, आगे देखते हैं, क्योंकि अभी वोटिंग खत्म नहीं हुआ है। अब नेगेटिव चार्ज का वोटिंग कराते हैं, करा लें? अरे नेगेटिव चार्ज का वोटिंग करा लें, चलो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के नाम पे कौन है? Cl- है। यहाँ पे कौन है? Cl- है। लेकिन अंदर में नेगेटिव चार्ज के नाम पे दो चीजें हैं, फॉस्फेट भी है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है। फिर बोल रहा हूँ, फॉस्फेट भी है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, फॉस्फेट भी है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है। अब आप बोलो यहाँ पर, अब ये नेगेटिव चार्ज, फिर बोल रहा हूँ नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव आयन जहां कम होगा वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आयन जहां ज्यादा होगा वहां कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब बोलो कहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? अंदर की तरफ। तो अभी भी नेगेटिव चार्ज ने भी इनर सरफेस को नेगेटिव वोट ही किया है और नेगेटिव चार्ज ने भी आउटर सरफेस को पॉजिटिव वोट ही किया है। तो कितनों को समझ में आ गया? इस पूरे कहानी को मिला के भी बात करें तो आउटर सरफेस तो पॉजिटिव ही रहेगा। और कितनों को समझ में आ गया? अगर हम इस पूरे को मिला के भी बात करें तो इनर सरफेस तो नेगेटिव ही रहेगा। रिभा समझ में आया? अब रिभा समझ में आया? यस सर। ये है भाई साहब आउटर सरफेस और इनर सरफेस का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहने का कारण। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा कि आउटर सरफेस इज पॉजिटिवली एंड इनर सरफेस इज नेगेटिवली। ये सब डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है और ये डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंट टाइप के आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, आपको इतना तामझाम मैंने बता भले ही दिया डिटेल में, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन से खेलता हूँ, मैं आपका इमोशन से नहीं खेलता हूँ। हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब आप समझ चुके होंगे बाहर पॉजिटिव क्यों, अंदर नेगेटिव क्यों, लेकिन ये आपके काम का नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। कोई बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा। आओ मैं बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। बाहर Na+ आधा और Cl- आधा, इतना तो याद रहेगा। कैसे? बस इतना ही तो याद रखना है। कैसे? आइए बता रहे हैं। बाहर कुल मिला के NaCl ज्यादा है, ये Na+ और Cl-। अब आप बताओ, आपका जो नर्व सेल है बॉडी के अंदर है या आपका मुंह है? ठीक है, आप खाना खाते हो, खाना एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है और ब्लड पहुंचता है हर सेल के पास। तो ब्लड वेसल से रहा, ब्लड उससे निकाल के क्या देता है? वो खाना में NaCl है, नमक है ना, खाना में NaCl है, उसको एब्जॉर्ब करा के ब्लड में आ गया NaCl, मतलब NaCl मतलब Na+ और Cl-। अब वो ब्लड से आ गया कहाँ? ये सेल के बाहर। तो बताइए ये ECF है कि नहीं है? और ये अंदर ICF है कि नहीं सेल के अंदर? तो बताइए सेल के बाहर नमक आया या सेल के अंदर नमक आया? किनको लग रहा है सेल के बाहर नमक आया? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। सेल के बाहर नमक आया या सेल के अंदर नमक आया? सेल के बाहर नमक सेल के अंदर नमक आया या सेल के बाहर नमक आया? अरे लड़की लोग तो कुछ तो बोलो यार चैट वैट में, किनको लग रहा है
कि सेल के बाहर नमक आया। नहीं समझ में आ रहा रिवा क्या? हाथ खराब कर रही है, ठीक है। तो सेल के बाहर नमक आया, तो कुल मिला के सेल के बाहर मतलब ईसीएफ में Na+ भी ज्यादा होगा और Cl- भी ज्यादा होगा। और अगर Na+ और Cl- ज्यादा होगा तो K+ कम होगा। और अगर बाहर Na+ और Cl- ज्यादा है तो अंदर Na+ कम होगा और Cl- होगा ही नहीं, तो अंदर K+ ज्यादा होगा, क्योंकि Na और K का उल्टा चलता है, ये बात तो आपको याद रह जाएगा। और कौन कहाँ ज्यादा कौन कहाँ कम, आप तो बस NaCl से याद रखना। दिस इज नॉट एनी ट्रिक, दिस इज अ फंडा, दिस इज अ कंसेप्ट। ये ऐसा ही होता है बॉडी के अंदर। आप नमक खाते हो, खाने में वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से जाता है ईसीएफ, तो ईसीएफ में Na+ का आयन ज्यादा होता है और Cl- का कंसंट्रेशन कम होता है। और सेल के अंदर, हर सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर कैटायन के नाम पर K+ का आयन बहुत ज्यादा होता है हर सेल के अंदर। K+ एक इंट्रासेल्यूलर कैटायन है, जहां पर सेल के अंदर K+ बहुत ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होता है फ्री फॉर्म में, ठीक है। तो K+ अंदर ज्यादा, K+ बाहर कम, Na+ बाहर ज्यादा अंदर कम। Cl- कहाँ होगा, तो Na के साथ ही Cl को जोड़ो, तो इनफैक्ट यहाँ पे Na+ और Cl- ज्यादा है, K+ कम है। बाहर की तरफ कोई प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रहता है, प्रोटीन ईसीएफ में नहीं होता है। हाँ, ये बात मैं बता दूं, प्रोटीन यहाँ से जो भी आया वो डाइजेस्ट होकर अंदर पहुंच गया डायरेक्ट, ठीक है। प्रोटीन अंदर पहुंचा, और आपको पता है बेसिकली ये प्रोटीन नहीं अमीनो एसिड होता है। आपको पता है यहाँ से अमीनो एसिड आता है यहाँ पे, तो ईसीएफ में कभी भी प्रोटीन नहीं पाया जा सकता। कितनों को समझ में आ रहा है? ईसीएफ में कभी भी प्रोटीन नहीं हो सकता, अमीनो एसिड भले ही हो सकता है। प्रोटीन तो कहाँ पहुंचेगा, एमिनो एसिड जब अंदर पहुंचेगा तो अंदर पॉलीमराइज करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, मतलब प्रोटीन बनेगा। और अंदर जो आईसीएफ के अंदर प्रोटीन बनेगा, उस पर अगर निगेटिव चार्ज आया है तो वो साइटोप्लाज्म के पीएच की वजह से आया होगा, वो सब आपको पता है, बायोमोलिक्यूल में सिखाया है। तो प्रोटीन पहली बात मिलेगा ही नहीं, कहां पर, ईसीएफ में। प्रोटीन तो कहां मिलेगा, आईसीएफ, और वो प्रोटीन निगेटिवली चार्ज होता है नर्व सेल के अंदर। कितना पता रहेगा? नर्व सेल के अंदर प्रोटीन अंदर से जो रहता है वो निगेटिवली चार्ज रहता है। दूसरा, फॉस्फेट कहां से आया आईसीएफ में, अभी बताऊंगा। फॉस्फेट कहां से आया अभी बताऊंगा। आप तो बस इतना याद रखो, ये जितने भी पी वाले लेटर हैं वो सबको अंदर ठेल देना, चाहे वो फॉस्फेट हो चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फॉस्फेट हो चाहे वो प्रोटीन हो, अंदर रख देना। अब ट्रिक बता रहा हूँ, अब ट्रिक बता रहा हूँ। फॉस्फेट और प्रोटीन दोनों को अंदर रख देना, और के वाले को भी अंदर रख देना, तो दोनों को मिला के होता है पीके। तो अगर आप कोई भी चीज पीते हो तो खुल्लम खुल्ला नहीं करते हो, सब बात अंदर ही अंदर करते हो। तो पीके, अगर आप पीके ज्यादा हो, अगर आप पीके ज्यादा हो मतलब फॉस्फेट, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और कैटायन, अगर इसके ज्यादा के बारे में बात करोगे तो अंदर ही अंदर करना है सब। और अगर आप NaCl के दादा की बात करोगे तो बाहर ही बाहर करना। ये फंडा आपको बहुत कम आएगा, एक तो फंडा है और एक ट्रिक है। पीके इज ट्रिक एंड NaCl इज फंडा, मतलब कंसेप्ट। कितनों को समझ में आ गया? सर अब कभी नहीं भूलेंगे कौन बाहर ज्यादा और अंदर ज्यादा, सर अब कभी नहीं भूलेंगे। बस मुझे इतना पता होना चाहिए सर, NaCl बाहर ज्यादा होता है और पीके अंदर ज्यादा होता है, इतना मुझे समझ में आ जाएगा। बाहर NaCl फंडा से ज्यादा और अंदर पीके ज्यादा, एक बाई ट्रिक, ठीक है। तो आप बाहर NaCl ज्यादा कर देना, मतलब Na+ ज्यादा और Cl- ज्यादा, और अंदर पीके ज्यादा मतलब फॉस्फेट भी ज्यादा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज्यादा, और अंदर K+ भी ज्यादा। ये फंडा है। और इन सब की वजह से, इन्हीं सब की वजह से जो एक्सोलीमा है वो आउटर सरफेस उसकी पॉजिटिवली चार्ज है, और जो एक्सोलीमा है उसकी इनर सरफेस निगेटिवली चार्ज। और अभी ये एक्सोलीमा पोलराइज्ड स्टेट में है, यही तो एनसीईआरटी ने लिखा है। अभी ये एक्सोलीमा पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या? चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव। पोलराइज्ड स्टेट में है, और ये पोलराइज्ड स्टेट में है क्योंकि डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है अलग अलग आयन का, और इसी वजह से यह न्यूरॉन सेल एक्साइटेबल है। अब बोलो, अब पूरी कहानी समझ में आ गई, व्हाई न्यूरॉन सेल आर एक्साइटेबल सेल? अरे बोलो, अरे बोलो। तो ये रहा। अच्छा, ये डायग्राम नोट्स में नहीं है, ट्रिक लिखना अपने हिसाब से लिख लेना, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैंने बता दिया। ये डायग्राम नोट्स में नहीं है, लेकिन इसका फोटो लीजिए, ये आपको नोट्स में लिखना है, मतलब बनाना है। कहाँ बनाना है मैं आपको बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बाहर अंदर ज्यादा है सब आपको मैं बता दूंगा। चलिए,
अब मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट, कुछ और कंसेप्ट। सर ये फॉस्फेट अंदर कैसे आया, नेगेटिवली चार्ज। सर ये प्रोटीन अंदर कैसे आया, नेगेटिवली चार्ज। तो आइए मैं आपको बताऊं बच्चों, एक्सोप्लाज्म के अंदर एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। हेलो हेलो, एक्सोप्लाज्म के अंदर एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी के ब्रेकडाउन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है जिसपे नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे यहाँ अंदर फॉस्फेट आया, समझ में आ गया कैसे आया। अरे एटीपी होता है ना, एटीपी, ये टूटता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PO4-3 के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अंदर टूटता है एक्सोप्लाज्म में, क्यों टूटता हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एक। दूसरा, ये प्रोटीन कहाँ से आया, अंदर बनता है, अंदर बनता है, ठीक है। तो ये दोनों का भी फंडा मैंने बता दिया। बाकी अब आपको मैं समझा रहा हूँ, अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट, सर आपने कहा था ना कि सेल वाला लेक्चर देख के आना, सेल मेम्ब्रेन वाला, है ना। तो सर हम लोगों ने वो लेक्चर देखा था, तो सर उसमें आप पढ़ा रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे कैरियर प्रोटीन लगे होते हैं और बहुत सारे चैनल प्रोटीन लगे होते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सर एक्सोलीमा भी तो एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन है सर, तो सर एक्सोलीमा के अक्रॉस भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना सर। तो सर आयन तो अंदर बाहर आएंगे जाएंगे ना सर। तब तो सर आप जैसा बता रहे हो कि बाहर Na+ ज्यादा ही रहेगा, K+ कम ही रहेगा, Cl- ज्यादा ही रहेगा, अंदर K+ ज्यादा रहेगा, Na+ कम रहेगा, फॉस्फेट ज्यादा और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा। तो सर ऐसा तो नहीं रह पाएगा मेंटेन ना सर, क्योंकि सर एक्सोलीमा तो ऐसा है नहीं कि उसमें आयन चैनल ना हो, ऐसा है नहीं कि उसमें चैनल प्रोटीन ना हो, कैरियर प्रोटीन ना हो। सर एक्सोलीमा तो एक सेल मेम्ब्रेन है ना सर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ना सर, तो उसमें तो वो सब कुछ होगा ना सर, तो इसके थ्रू तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा होगा ना सर। तो ये तो बिगड़ जाएगा ना सर थोड़ी देर के बाद। बात तो सही पकड़े, ये बिगड़ जाएगा, लेकिन इसको बिगड़ने नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं न्यूरॉन को एक्साइटेबल सेल बनाए रखना, तो इसको बिगड़ने मत देना। इसीलिए न्यूरॉन ने अपना ऐसा कोई इंतजाम किया कि मैं इस डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कभी बिगड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिगड़ जाएगा तो फिर मैं पोलराइज्ड स्टेट में नहीं रह पाऊंगा। अगर दोनों तरफ Na की मात्रा बराबर हो जाए, K+ की मात्रा बराबर हो जाए, Cl- की मात्रा बराबर हो जाए, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की मात्रा बराबर हो जाए, फॉस्फेट की बराबर हो जाए मात्रा, तब तो चार्ज क्रिएट हो नहीं सकता ना। किसी सरफेस के अगर दोनों ओर बराबर मात्रा में आयन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो चार्ज कभी क्रिएट नहीं होगा और वहां पे पोलराइजेशन कभी हो ही नहीं सकता है। तो एक्सोलीमा को ये बात पता है, इसीलिए एक्सोलीमा ने किया कुछ इंतजाम। उसने कहा हम इस आयन का ट्रांसपोर्टेशन ही इस प्रकार से करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन तो करेंगे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इस प्रकार से करेंगे कि ये बातें मेंटेन रहे। कितनों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सोलीमा ने कहा कि हम आयन का ट्रांसपोर्टेशन तो करेंगे लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि ये डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, एक्सोलीमा पोलराइज्ड स्टेट में मेंटेन रहे और एक्सोलीमा हमेशा स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए तैयार रहे। कितनों को समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिस इज एक्सोलीमा। अब मैं इस एक्सोलीमा के बारे में कुछ और बातें करूंगा, ठीक है। इसका डिटेल डायग्राम भी देखेंगे आज हम लोग, डोंट वरी। अब मैं इस एक्सोलीमा के बारे में बात करूंगा बच्चे। इस एक्सोलीमा ये ट्रांसपोर्टेशन शो करती है, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, ये आयंस का ट्रांसपोर्टेशन शो करती है। और सुनिएगा बच्चे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये दो प्रकार का होता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है बच्चे पेसिव ट्रांसपोर्ट। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है बच्चे पेसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है कि पेसिव ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो शायद आपको समझ में आया। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ओके सर जी। और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलिए पहले मैं आपसे बात कर लूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का बेसिक फंडा क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी मॉलिक्यूल
अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, और यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल हाई टू लो ही जाएगा। अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल हाई टू लो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी खर्चा होता है, ठीक है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी कभी यूज नहीं होता है। एटीपी एक एनर्जी है, एनर्जी करेंसी, एटीपी नेवर यूज। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी कभी यूज नहीं होता है। सर जी समझ में आ गया बात? अब बात समझ में आ गया सर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएंगे, चाहे वो कोई भी आए हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो जाएंगे, और हाई टू लो जाने के लिए किसी प्रकार का कोई एटीपी यूज नहीं होगा, लेकिन लो टू हाई जाने में एटीपी का यूज होगा। इतना बात कितनों को समझ में आ गई? हाथ रखिए जल्दी से। इतना बात कितनों को समझ में आ गई? जल्दी से। अब अगर आपको याद हो तो मैंने उस लेक्चर में ये भी सिखाया है, सिंपल डिफ्यूजन सिंपली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है, बाय सिंपली नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन, नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये अलग अलग कैरियर, टनल और चैनल प्रोटीन के माध्यम से होगा। अलग अलग कैरियर, टनल और चैनल प्रोटीन के माध्यम से ही होगा। जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक खास प्रकार के कैरियर प्रोटीन से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक खास प्रकार के कैरियर प्रोटीन से होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहां पर एक खास प्रकार के चैनल प्रोटीन से होता है। क्या बोला? एक खास प्रकार के चैनल प्रोटीन से होता है। कितनों को याद आ रहा है सारी बातें जो मैंने सेल में बताया? याद आ रहा है? चलिए, अब मैंने सेल में ये भी बताया है, कि ये कैरियर प्रोटीन का एक एग्जांपल न्यूरॉन वाला ही बताया था, अगर आपको याद होगा। तो वो कौन सा प्रोटीन है मैं आपको बताऊं बच्चों, वो प्रोटीन का वो एक प्रकार का पंप प्रोटीन है। वो एक प्रकार का कौन सा है? पंप प्रोटीन है। वो एक प्रकार का पंप प्रोटीन है, और उसका नाम है बच्चे Na+K+ पंप प्रोटीन। क्या नाम है? Na+K+ पंप प्रोटीन। ये पंप प्रोटीन है। और अब आप बोलोगे सर ये चैनल प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? सर आपने वहां पे कई प्रकार के बताए। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं ना, सिंपल डिफ्यूजन में कौन जाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अरे कौन जाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। याद है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से सिंपली चला जाता है। क्या कोई भी आयन नॉन पोलर है? अरे बोलो, क्या कोई भी आयन नॉन पोलर है क्या? अरे आयन बोल दिया मतलब वो पोलर है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। यार कोई भी आयन का नॉन पोलर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आयन बोला मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब यहां पर सिंपल डिफ्यूजन तो नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। कितनों को समझ में आ गया? यहां पर सिंपल डिफ्यूजन तो नहीं होने वाला है, ये बात पक्की है। नवीन नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ ना। हाँ तो आ रहा है सर। ये सिंपल डिफ्यूजन यहाँ एक्सोलिमा में नहीं होने वाला है, आयन का तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आयन हमेशा पोलराइज्ड होगा, वो हमेशा नॉन पोलर होगा। इसीलिए मैं सिंपल डिफ्यूजन की कहानी यहाँ से बिल्कुल मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल डिफ्यूजन की कहानी यहाँ पे बिल्कुल मिटा रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या होने वाला है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने वाला है। और आपको पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक चैनल प्रोटीन से होता है। चैनल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में ही लगे होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लगे होते हैं, मतलब एक्सोलिमा में लगे होंगे। हम देखेंगे भी सही है। ये चैनल प्रोटीन बच्चे दो प्रकार का होता है, सुनिएगा ध्यान से। दो प्रकार का होता है। एक होता है आयन चैनल, ओपन आयन चैनल। एक होता है गेटेड आयन चैनल, ठीक है, गेटेड आयन चैनल। अरे ठीक है, यहां पर ओपन आयन चैनल का मतलब क्या है? ऐसा चैनल, ये लीजिए मैंने चैनल बनाया जो हमेशा खुला हुआ रहेगा, देखो कोई गेट नहीं। लेकिन गेटेड आयन चैनल का मतलब क्या है भाई? गेटेड आयन चैनल का मतलब चैनल तो है
लेकिन उसके ऊपर एक गेट लगा हुआ है, देख रहे हो, उसके ऊपर एक गेट लगा हुआ है, दिस इज गेटेड आयन चैनल। बच्चों, न्यूरॉन में जो गेटेड आयन चैनल लगा होता है वो वोल्टेज के डिफरेंस से खुलता है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। और अब आगे से इसको मैं शॉर्ट में VGC लिखूंगा, VGC, और इसको मैं OIC लिखूंगा, ओपन आयन चैनल। और ये वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, क्योंकि वो वोल्टेज के डिफरेंस से खुलेगा, इस वो गेट जो है वोल्टेज के डिफरेंस से खुलेगा, इसलिए मैंने उसको बोला वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। और ये जो ओपन आयन चैनल है ये हमेशा खुला रहता है, इसमें कोई गेट नहीं। ये बात कितनों को समझ में आ गई कि चैनल प्रोटीन किसी सरफेस के आर पार लगा होता है, वो दो प्रकार का होता है, जिसमें कोई गेट नहीं है वो ओपन आयन चैनल, आयन जाएगी उससे, और जिसमें गेट लगा हुआ है वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। रिवा नहीं समझ में आ रहा है क्या? रिवा, रिवा लैग हो रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में तो हाथ खड़ा किया करो ना। सर, करते तो हैं हाथ खड़ा। हाथ देर से आता है, चलो ठीक है। ओपन आयन चैनल और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ पे बहुत प्रकार का वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होता है और ओपन आयन चैनल होता है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, बता दूं, ये जो ओपन आयन चैनल है Na+ का भी होगा और K+ का भी होगा। ओके, Na+ का भी होगा, Na+ OIC लिखूंगा मैं, चलेगा, Na+ OIC और K+ OIC, अरे चलेगा, Na+ OIC और K+ OIC, मतलब Na+ का भी ओपन आयन चैनल होगा और K+ का भी ओपन आयन चैनल होगा। अच्छा, और ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है ये भी Na+ का भी होगा, मतलब Na+ VGC, ठीक है, और K+ VGC, अरे ठीक है, Na+ VGC और K+ VGC, K+ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, मतलब K+ वोल्टेज गेटेड चैनल, दोनों के ही होंगे। अब ओपन आयन चैनल कब वर्क करेंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे, या फिर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल किस तरीके से वर्क करेंगे, वो तो मैं अभी आपको समझाऊंगा अगले मीटिंग में। लेकिन इतना पक्का पता है, चाहे हो Na+ ओपन आयन चैनल, चाहे हो K+ ओपन आयन चैनल, चाहे हो Na+ VGC, चाहे हो K+ VGC, सभी चैनल हैं। और चैनल काम आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब ये सारे ओपन आयन चैनल और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल केवल और केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएंगे। कितनों को समझ में आ गया? केवल और केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएंगे एक्सोलीमा के अक्रॉस। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक्सोलीमा पे केवल एक ही प्रकार का कैरियर प्रोटीन है, जिसका नाम है Na+K+ पंप प्रोटीन। ये अपने वर्किंग के दौरान, कौन? Na+K+ पंप प्रोटीन, ये अपने वर्किंग के दौरान एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है, एटीपी को तोड़ के एनर्जी लेता है। इसकी वर्किंग भी अभी समझाएंगे हम आपको, सही। ये अपने वर्किंग के दौरान एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है और वो एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी लेता है, और वहां पर एटीपी को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटिपेज एंजाइम। क्या नाम है? एटिपेज एंजाइम। इसीलिए हम कहते हैं ऐसा कि ये Na+K+ पंप प्रोटीन एटिपेज एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि इसके साथ एटिपेज एंजाइम एसोसिएटेड होता है, मतलब शो एटिपेज एक्टिविटी। एटिपेज एक्टिविटी क्यों? क्योंकि एटीपी को तोड़ के एनर्जी लेगा और एनर्जी के माध्यम से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले मीटिंग में। इतनी बातों को जल्दी से देखिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में।